तो लास्ट 2-3 दिनों में आपने ये देखा होगा कि दुनिया भर के जो मार्केट्स है वो गिर रहे हैं और हमारे इंडियन मार्केट्स भी गिरे हैं। और इसका रीजन ये बताया जाता है कि अभी कुछ टाइम से यूएस मार्केट से ये न्यूज आ रहा था कि यूएस इकोनॉमी जो है वो एक रिसेशन की तरफ जा रहा है। और वहां पर यह भी बताया जाता है कि उनका जो सेंट्रल बैंक है फेड, उन्हें ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा नहीं है कि अभी कितने लोग यूएस में अनएम्प्लॉयड बन रहे हैं। एंड ऑफकोर्स अभी पहले की तरह यूएस इकोनॉमी उतना डोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन अभी भी अगर यूएस इकोनॉमी में कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड मार्केट्स पे पड़ता है। और इसीलिए इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये फेमसली बोला जाता है कि व्हेन यूएस स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, यानी अगर यूएस छींकता भी है तो दुनिया भर के जो मार्केट्स है और इकोनॉमीज है उन्हें सर्दी हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब यूएस मार्केट गिरता है या यूएस इकोनॉमी गिरता है तो उससे कहीं ज्यादा गिरावट ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमीज में होता है, क्योंकि अभी भी यूएस जो है वो पहले जितना डोमिनेंट ना हो लेकिन अभी भी वो ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करता है। तो अभी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये जरूर पूछेंगे कि सर रिसेशन के बारे में तो हम 2-3 सालों से सुन रहे हैं कि रिसेशन आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन अभी तक तो रिसेशन नहीं आया है। एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन बार बार रिसेशन का डिस्कशन क्यों आता है उसे भी हमें समझना जरूरी है। और अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वहां पर मैं आपको एग्जैक्टली ये भी समझाऊंगा कि क्यों बार बार रिसेशन का डिस्कशन आता है और उसके पीछे का ट्रिगर फैक्टर्स क्या है। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट तो ऐसा नहीं है कि जब रिसेशन आएगा तभी रिएक्ट करेगा। स्टॉक मार्केट एक प्रेडिक्शन का गेम है जहां पर लोग क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग प्रेडिक्शन के बेसिस पे या प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं। और इसीलिए जब रिसेशन का प्रोबेबिलिटी दिखता है या पॉसिबिलिटी दिखता है तब उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है। और इसीलिए प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या वो कौन से फैक्टर्स है जो रिसेशन ट्रिगर कर सकता है, उसे हमें समझना जरूरी है। एंड इट्स बीन सम टाइम आई हैव बीन मेकिंग केस स्टडीज एंड एजुकेशनल वीडियोस, और मैं रेगुलर बेसिस पे कमेंट सेक्शन भी पढ़ता रहता हूं। और कमेंट सेक्शन पढ़ के मुझे जनरली ये लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक नॉलेज जो है उसमें लैग कर रहे हैं या उसमें पीछे है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखने की तरफ भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाने वाला हूं, जहां पर आप ये समझोगे कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे इन्फ्लेशन और कैसे इंटरेस्ट रेट्स स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इनमें अगर कुछ चेंजेस होता है या कुछ डेवलपमेंट्स होता है तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स का जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है या फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है वो मार्केट को लेके कैसे चेंज होता है, उसके बेसिस पे मार्केट में गिरावट क्यों होता है, उसके बेसिस पे मार्केट राइज क्यों होता है, उन चीजों को भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, मेरा हमेशा से ही एक गोल रहा है कि मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को एजुकेट करूं और उनके साथ जितना ज्यादा हो सकता है उतना नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूं, और वो भी ऐसा इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो प्रैक्टिकल है और यूजफुल है। और इसीलिए आज का वीडियो जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको बहुत गौर से सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर हमारे इन जेन्युइन एफर्ट्स के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में एक सिंपल थैंक यू लिख के भी हमें ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज भी कर सकते हैं। और फ्यूचर में भी आपको और अच्छे से ऐसे स्टॉक मार्केट और फाइनेंस सीखते रहना है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स इमीडिएट आप तक पहुंचने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अभी ग्लोबल मार्केट्स में फियर क्यों है जिसकी वजह से वो गिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रहा है और फेड के पास कोई आइडिया नहीं है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करे। और प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बहुत ही हायर लेवल पे है, और अभी पूरी दुनिया ये वेट कर रहा है कि कब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, कब स्पेंडिंग बूस्ट होगा और कब इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा दुविधा यह है कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो ऐसे टाइम पे फेड इंटरेस्ट रेट को भी कम नहीं कर सकता है, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस इंटरेस्ट रेट्स को क्यों बढ़ा दिया गया था, क्योंकि फेड ये चाहता था कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो कंट्रोल में आए, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था। तो अभी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तो वो इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं कर सकते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तब इकोनॉमीज में खर्चा नहीं बढ़ेगा। अगर खर्चा नहीं बढ़ेगा तो जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाने वाले जो कंपनीज है वो ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे, और अगर वो ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे तो उनका जो शेयर प्राइस है उसमें भी फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स लिमिटेड हो जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के जो स्टॉक मार्केट्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे क्यों है, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, और जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इकोनॉमी में और स्पेंडिंग में बूस्ट आएगा या बूम आएगा, जिसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इस एंटिसिपेशन में स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी और एंटिसिपेशन पे बढ़ता है और प्रोबेबिलिटी और एंटिसिपेशन के बेसिस पे ही गिरता है। और जब यूएस मार्केट में ये प्रोबेबिलिटी और एंटिसिपेशन के चेंजेस हो रहे थे या प्रेडिक्शन के चेंजेस हो रहे थे तो उसका ऑलरेडी मैंने 2 अपडेट्स टेलीग्राम पे इमीडिएटली पोस्ट कर दिया था। आई होप आपने वो टेलीग्राम पोस्ट देखा होगा और स्टडी किया होगा, और इसीलिए मैं बार बार ये रिपीट करता रहता हूं कि टेलीग्राम पे जो भी क्विक अपडेट्स पोस्ट किए जाते हैं उसको जितना हो सकता है उतना जल्दी उसको देख लीजिए और स्टडी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्विक अपडेट्स के ऊपर मूवमेंट बहुत जल्दी होता है। और टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। तो अभी ये जो यूएस इकोनॉमी का न्यूज आया था उसके बाद से जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हुआ, उसके बाद से आपने देखा होगा कि
बॉन्ड प्राइसेस जो है उसमें रैली हो रहा है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बॉन्ड्स को एज अ सेफर इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं कंपेयर टू स्टॉक्स। तो इसीलिए जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होता है तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को जो रिस्की स्टॉक्स होते हैं वहां से निकाल के उसको सेफर बॉन्ड्स में मूव कर देते हैं। और इसीलिए जब भी मार्केट क्रैश ये सब न्यूज आने लगता है तो उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली जो बॉन्ड प्राइसेस है उसमें इंक्रीमेंट होता है या उनमें रैली होता है। एंड ऑफ कोर्स आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो छोटे मोटे डेवलपमेंट्स पे भी स्टॉक मार्केट क्रैश, नास्डैक क्रैश, निफ्टी क्रैश ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं। और आपने ये न्यूज मीडिया में भी देखा होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश जो है वो एक कॉमन टर्म बन चुका है जिसको बहुत लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो अगर मार्केट में 10% का गिरावट होता है तब उसको करेक्शन बोला जाता है, अगर 20% का गिरावट होता है तो बेयर मार्केट बोला जाता है, और 30% का करेक्शन जब होता है या 30% से ज्यादा का स्टॉक मार्केट में गिरावट जब होता है उसको मार्केट क्रैश बुलाया जाता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो दुनिया भर के जो मार्केट्स है, यूएस के जो मार्केट है, इंडिया का जो मार्केट है, दे आर नॉट इवन क्लोज टू अ करेक्शन, क्योंकि करेक्शन भी होना है तो 10% का गिरावट होना है और क्रैश तो अभी दूर की बात है। लेकिन हाँ, अगर आप आज के टाइम में जापान का अगर आप स्टॉक मार्केट देखेंगे तो दैट इज क्लोजर टू अ करेक्शन, क्योंकि लास्ट 2 डेज में वहां पर 9.2% का करेक्शन हुआ है। और यह भी बताया जाता है कि जब 2011 में जो डेवास्टेटिंग सुनामी आया था उस टाइम जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हुआ था उसके बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा मार्केट फॉल है। और जापान अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली इंडिया से एक बड़ा इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो अभी ये बात तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि यूएस का जो रिसेशन फियर है या रिसेशन का डर है उसकी वजह से मार्केट्स गिर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर आप कुछ टाइम पहले का डेटा निकाल के देखेंगे तो यूएस ने यह बताया था कि उनका जो जीडीपी है वो लास्ट क्वार्टर में 2.8% एनुअलाइज्ड पेस के रेट से ग्रो हुआ था। और ये मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक हफ्ते पहले के डेटा की बात कर रहा हूं। और वहां पर कई सारे एनालिस्ट ने भी जम के फेड की और यूएस इकोनॉमी की तारीफ की थी और उन्होंने ये बताया था कि जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या जीडीपी है उसका फोरकास्ट 2.1% था, लेकिन देखो एक्चुअल ग्रोथ फोरकास्ट को भी एक्सीड करके 2.8% के एनुअलाइज्ड पेस से ग्रो हुआ है। तो अभी एक हफ्ते पहले तो बहुत बढ़िया ग्रोथ था, लेकिन अभी रिसेशन की बात हो रही है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप ऑक्सफोर्ड के हिसाब से रिसेशन का डेफिनेशन भी देखोगे तो बैक टू बैक अगर 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ होता है या जीडीपी गिरता है तब उसको रिसेशन बुलाया जाता है। और अभी अगर आप देखेंगे तो जीडीपी का ग्रोथ 2.8% है, विच इज फेयरली गुड फॉर अ लार्ज इकोनॉमी लाइक यूएसए। तो इतने बढ़िया ग्रोथ के बाद भी यूएसए में रिसेशन का डर क्यों बताया जा रहा है, जिसके बेसिस पे दुनिया भर के मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले देखिए, रिसेशन आया नहीं है, रिसेशन अगले महीने आएगा, 6 महीने बाद आएगा, उसका भी डर नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने ये डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट जो है वो सडनली रिएक्ट नहीं करता है। स्टॉक मार्केट जो है वो प्रेडिक्शन और एंटिसिपेशन के बेसिस पे रिएक्ट करता है। यानी जो भी बाइंग होता है, जो भी सेलिंग होता है, या जो बड़े इन्वेस्टर्स बाय सेल करते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स बाय सेल करते हैं, वो अगले 5 से 6 क्वार्टर्स के प्रेडिक्शन के बेसिस पे करते हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टर्स यहां पर एक फ्यूचर एंटिसिपेशन पे इंडियन इकोनॉमी पे बेट ले रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स को यह लग रहा है कि अगले 10 से 15 सालों में इंडिया का जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास का जो इनकम है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग जो है वो स्पेंडिंग करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ेगा और इकोनॉमी बढ़ने की वजह से कंपनीज को फायदा होना चाहिए, कंपनी ग्रो करनी चाहिए। उस एंटिसिपेशन के बेसिस पे जो अगले 10 से 15 साल का ग्रोथ होराइजन है उसके बेसिस पे इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। और उसी तरीके से जो रिस्क ऑफ रिसेशन है उसका प्रेडिक्शन भी अगले 5 से 6 क्वार्टर्स के लिए किया जा रहा है। और इसीलिए आपने पहले भी ये कई बार सुना होगा कि रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन कल आएगा, क्योंकि उस टाइम पे भी क्या हुआ था, कुछ ऐसे रिलेटेड फैक्टर्स चेंज हो गए थे जिसकी वजह से रिसेशन का जो प्रेडिक्शन है, रिसेशन का जो प्रोबेबिलिटी है आने वाले 5 से 6 क्वार्टर्स में वो चेंज हो गया था या वो बढ़ गया था। तो अभी स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस का जो रिसेशन प्रेडिक्शन है नेक्स्ट 5 to 6 क्वार्टर्स में वो फिर से क्यों चेंज हो रहा है और रिसेशन आने का रिस्क क्यों बढ़ रहा है और ये मैनिफेस्ट होगा तो क्यों होगा, इसके ट्रिगर रीजंस क्या है और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट अभी से क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है उसे समझना जरूरी है। क्योंकि अभी जो रिसेशन का प्रेडिक्शन किया जा रहा है वो यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बेसिस पे ही किया जा रहा है। क्योंकि लास्ट डेटा जो रिलीज किया गया था उसके हिसाब से अभी यूएसए में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग यूएसए में बेरोजगार हो रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि 2021 के बाद से यानी कोविड के बाद से ये यूएसए में अब तक का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और जनरली जो यूएसए का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा होता है उसको
वर्ल्ड वाइड जेन्युइनली माना जाता है, क्योंकि अगर आप कहीं सारे बाकी देशों में देखेंगे, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में देखेंगे, तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा होता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है या बिलीवेबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ नेताजी बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है और वही कुछ और नेताजी बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत कम है, तो इसीलिए वहां पर हमें एक्यूरेट नंबर्स नहीं मिल पाते। लेकिन यूएसए में क्या होता है, यूएसए में एक अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन सिस्टम है, और यूएसए में अगर किसी के पास नौकरी नहीं है या कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो इस सिस्टम में रजिस्टर कर सकता है, और उसके पास अगर उसके अनएम्प्लॉयमेंट का या नौकरी ना होने का प्रूफ है तो उस अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को गवर्नमेंट की तरफ से हर महीना पैसे मिलते हैं। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन सिस्टम है ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि जब कोई कमा रहा है तो उस टाइम अगर उससे टैक्स लिया जा रहा है, तो जब वो कमा नहीं रहा है तो उस टाइम तो उसके जो बेसिक नेसेसिटीज है, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का गवर्नमेंट यही कर रहा है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज करता है वो लार्जली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन सिस्टम है उस पर बेस्ड होता है। तो इसलिए इस डेटा को बहुत ज्यादा रिलायबल और बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। तो अब इस डेटा के हिसाब से यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कोविड के बाद से हाईएस्ट लेवल पे है। तो इसके बाद अभी जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक साइकिल है या मैक्रो साइकिल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हमें यह पता चला कि यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर ज्यादा होता है तो यूएस अनएम्प्लॉयड लोगों को कॉम्पनसेशन देता है या हर महीना पैसे देता है, राइट? दिस इज क्लियर। लेकिन अभी हमें यह समझना जरूरी है कि यह पैसा यूएस गवर्नमेंट के पास आता कहां से है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो यूएस एक डेट इकोनॉमी है जो कर्जे पे चलता है। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन देने लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट नए नोट को छापेगा, और जब नए नोट्स छापे जाते हैं, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आता है, तो उसके बाद क्या होता है, करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है। और एक करेंसी डीवैल्यूएशन क्या होता है इसको समझने के लिए आप अपने दादाजी से एक बार बात कर लीजिए। आपके दादाजी आपको अच्छे से समझा देंगे कि उनके टाइम पे 100 रुपए में क्या क्या खरीदा जा सकता था और आज के टाइम में 100 रुपए का वैल्यू कितना है। तो इसी को करेंसी डीवैल्यूएशन बुलाया जाता है, जहां पर करेंसी का जो बाइंग पावर है वो कम हो जाता है। और जब करेंसी डीवैल्यू होता है या करेंसी का बाइंग पावर कम हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या महंगाई बढ़ जाता है। यानी पहले अगर आपको 100 रुपए पे दाल आटा मिल रहा था तो उसी दाल आटा को खरीदने के लिए अभी आपको 110 रुपए देने पड़ेंगे या 120 रुपए देने पड़ेंगे। और अभी जब इकोनॉमी में महंगाई बढ़ता है या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहां पर उस देश का जो सेंट्रल बैंक है वो इस महंगाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है, ताकि इकोनॉमी में जो खर्चा है, इकोनॉमी में जो पैसे का सर्कुलेशन है वो कम हो जाए। और इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो जाता है या इकोनॉमी में स्पेंडिंग कम हो जाता है। और स्पेंडिंग कम होने की वजह से क्या होता है, कॉर्पोरेट्स को कम प्रॉफिट्स होने लगता है, कम सेल्स होने लगता है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स में जॉब्स कम हो जाएंगे या एग्जिस्टिंग जॉब से भी लोगों को फायर किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या जिनके पास नौकरी नहीं है उनकी संख्या और भी बढ़ जाएगी, और ये लोग जाके अनएम्प्लॉयड कंपनसेशन सिस्टम में रजिस्टर करेंगे। इन्हें गवर्नमेंट को फिर से पैसा देना होगा, यानी गवर्नमेंट को और ज्यादा नोट छापने होंगे। तो इसी तरीके से एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है जो अल्टीमेटली रिसेशन का रूप ले लेता है। तो इसीलिए जो सारे पैरामीटर्स है इनमें अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स का जो परसेप्शन है अगले 5 से 6 क्वार्टर्स के लिए वो चेंज हो जाता है। यानी इन पैरामीटर्स के बेसिस पे अगर इन्वेस्टर्स को ये लगने लगता है कि आने वाले 5 से 6 क्वार्टर्स में रिसेशन का साइकिल शुरू हो सकता है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो कॉशियस हो जाते हैं। तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ देखने को मिलता है। और कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यही हुआ था। यूएसए में बहुत ज्यादा नोट प्रिंट किए गए थे। नोट प्रिंट करने की वजह से करेंसी डीवैल्यू हुआ, महंगाई बढ़ने लगा, और अभी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन रेट्स को बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ, और अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आ रहा है। तो अभी आपको यह समझना है कि ये थोड़ा क्रिटिकल लेवल पे है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया जो है वो इंटरेस्ट रेट कट के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम कुछ टाइम से हायर इंटरेस्ट रेट लेवल पे है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया है। और अभी पूरी दुनिया जो है वो वेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कब कट होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से कब शुरू होगा। तो ऐसे टाइम पे अगर फिर से अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर की वजह से इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर कुछ चैलेंजेस आते हैं या उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो ये ग्लोबल इकोनॉमीज और मार्केट्स को डिस्टर्ब कर सकता है। और उसके अलावा अभी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है ये भी बता रहा है कि अभी फेड के पास कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो रेट कट कर दिया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल में भी आ गया, लेकिन अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये नया चैलेंज आ रहा है, जिसकी वजह से फिर से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे एनालिस्ट को यह लग रहा है कि फेड के पास इसका कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग या आइडिया नहीं है। और उसके बाद ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी बढ़ रहा है वो ये भी बताता है कि यूएस में जो कंपनीज है वो अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उन्हें लोगों को नौकरियों से निकालना पड़ रहा है। और ये डेटा हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे
शेयर किया था, जहां पर हमने यूएसए का जो अर्निंग्स रिपोर्ट है वहां पर यह बताया था कि जो अमेरिकन जायंट कंपनीज है इंटेल और अमेजॉन, उन्होंने बहुत ही कमजोर अर्निंग्स पोस्ट किया है, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। क्योंकि अगर कंपनी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो ज्यादा नौकरियां कैसे क्रिएट करेंगे। और इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से अभी ये बोला जा रहा है कि जो यूएस का ग्राउंड लेवल इंडिकेटर है वो बहुत ही कमजोर है बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। और इसी के बेसिस पे अगले 5 से 6 क्वार्टर्स में जो इंपैक्ट आने वाला है उसके बेसिस पे ऑलरेडी स्टॉक मार्केट्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स ये मैनिफेस्ट होगा नहीं होगा, आगे चल के कुछ पैरामीटर्स चेंज होंगे नहीं होंगे, वो तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन हाँ, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था और ये इन्वेस्टर्स के कम्युनिटी में बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था, जहां पर वो ये होप कर रहे थे कि इकोनॉमिक क्रैश उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले हो जाए। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर इकोनॉमिक क्रैश होगा तो उसका सारा ब्लेम इनके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही खराब हो चुका है। और अगर मान लीजिए अभी अगले इलेक्शंस में ट्रंप जीत जाते हैं और वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, अभी जो बाइडेन ने इकोनॉमी का सत्यानाश किया है उसका ब्लेम ट्रंप के ऊपर आ जाएगा। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिया में इंटरव्यूज दिए थे वहां पर उनसे कई बार रिपोर्टर्स ने ये पूछा था कि आपने बताया था कि इकोनॉमिक क्रैश आएगा, क्या वो सच में आएगा? यानी वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इफ देयर विल बी एन इकोनॉमिक क्रैश। तो उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि इट्स नॉट द मैटर ऑफ इफ, इट्स द मैटर ऑफ व्हेन। यानी डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कन्विंस्ड है कि इकोनॉमिक क्रैश आने वाला है, इसमें इफ बट का मैटर नहीं है, लेकिन द मैटर इज कब आएगा, यानी व्हेन इट विल कम। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके टर्म खत्म होने से पहले ये इकोनॉमिक क्रैश आ जाए ताकि ब्लेम उनके ऊपर ना आए जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो। बट आई डोंट थिंक सो ये उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं वो आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शन और एंटिसिपेशन के रूप में तो दिख जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी में दिखने के लिए उन्हें 5 से 6 क्वार्टर्स का टाइम चाहिए होगा। यानी अभी जो इंपैक्ट एंटिसिपेट किया जा रहा है अगर वो सच में मैनिफेस्ट होगा तो वो नंबर्स के रूप में अगले 5 से 6 क्वार्टर्स में दिखने शुरू हो सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जो दुनिया के मेजर बिलियनियर्स है वो भी मार्केट्स और इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नर्वस कर रहे हैं। क्योंकि ये बिलियनियर्स क्या कर रहे हैं उसको लोग बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। क्योंकि अगर इकोनॉमी में बूम होगा या इकोनॉमी में क्राइसिस आएगा तो सबसे ज्यादा फायदा नुकसान इन्हीं लोगों का होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा कंसर्न होंगे कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े बिलियनियर्स है, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग फर्म्स है, वो सारे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बेच रहे हैं और एक बड़े कैश पाइल के ऊपर बैठ रहे हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है वॉरेन बफेट का बर्कशायर हैथवे फर्म, जहां पर उन्होंने रिसेंटली ऑलमोस्ट अपने 50% एप्पल स्टॉक्स को बेच दिया है और आज के टाइम में वो अराउंड $277 बिलियन कैश के ऊपर बैठे हैं। और मार्केट में एक ब्रॉडर परसेप्शन ये होता है कि ये जो बिलियनर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं, वो कैश पाइल के ऊपर तब बैठते हैं जब उन्हें ये लगता है कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट बहुत अच्छे से गिर सकता है और उन्हें अच्छे स्टॉक्स सस्ते और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे तो उस टाइम वो खरीदने के लिए कैश पाइल के ऊपर बैठते हैं। ये मार्केट का ब्रॉडर परसेप्शन है। और आने वाले टाइम में अगर हमारे मार्केट में भी यानी इंडियन मार्केट्स में भी अगर गिरावट होता है तो हमारे मार्केट्स में बल्क बाइंग क्यों हो सकता है, वो कौन से सपोर्ट लेवल्स है या कौन से रेजिस्टेंस लेवल्स है जो इन बल्क बाइंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसके बारे में हमने मेंबर कम्युनिटी में एक बहुत ही डिटेल्ड तरीके में वीडियो में भी डिस्कस किया था और पोस्ट में भी डिस्कस किया था। और अभी अगर आपने वो मेंबर कम्युनिटी का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली एनकरेज करूंगा उस वीडियो को जाके देखें और उसको स्टडी करें। और अगर आप अपने स्टॉक मार्केट नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट आप 1 महीने के लिए ट्राई करके देख सकते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा जिससे आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल और इन्वेस्टिंग नॉलेज में आप डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट नोटिस करेंगे। सो आई होप आज के डिस्कशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मार्केट्स में क्यों गिरावट हो रहा है, उसके पीछे का ट्रिगर फैक्टर्स क्या है। तो उसके बेसिस पे अभी आप इन फैक्टर्स को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आने वाले टाइम में मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे उसका आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग और आइडिया मिल जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।